नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में कोयले ने सियासी रंग ले लिया है। मामला हसदेव अरण्य में आवंटित कोयला खदान से जुड़ा हुआ है। यहाँ राजस्थान को भी कोयला ब्लॉक आवंटित है। इस पर भूपेश सरकार ने कोयला खदान को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। सीएम भूपेश बघेल ने इस मसले पर केंद्र को पत्र भी लिखा है और अब सीएम भूपेश के इस पत्र पर बीजेपी चुटकी ले रही है। भाजपा इस पूरे मामले को छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अंदरूनी राजनीति से जोड़ रही है। तो कोयले पर सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है। कोयला सियासी रंग में रंग गया है। हसदेव अरण्य में कोयला है और अब इसे लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। राजस्थान को भी कोल ब्लॉक आवंटित है। कोल ब्लॉक निरस्तीकरण को लेकर के अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का। कोयला खदान उतना है, संयंत्र उतने हैं, नया संयंत्र तो लगे नहीं है, फिर भारत सरकार कोयला पूर्ति क्यों नहीं कर पा रही है? कहाँ जा रहा है कोयला? छत्तीसगढ़ का। सवाल तो यही है। आप ट्रेन भी बंद कर दिए, परिवहन भी बंद हो गया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सब खत्म, यात्री जितने ट्रेन है वो सब बंद, और केवल कोयला ढुलाने का काम करना। उसके बाद भी कोयला संयंत्रों को कोयला नहीं मिल पा रहा है। ये कौन सी नाकामी है? इसके बारे में कौन जवाब देगा? विधानसभा के अंदर में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि नए खदान को लेकर के, लेकिन यहाँ पर जो सर्वसम्मति से पारित हुआ है तो वो कायम रहना चाहिए, क्योंकि विधानसभा के अंदर पारित हुआ है कि अभी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के कांग्रेस को जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा वो अपना जो प्रदर्शन किए और उसका जो टेरर दिखा, ऐसा मुझे लगता है कि कहीं निर्देश कहीं से ना हो कि उस मामले में छत्तीसगढ़ दखल दे। कांग्रेस के अंदर छत्तीसगढ़ और राजनीति राजस्थान के बीच में होने की प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ व्यक्ति इतनी ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान देगा, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था कि छत्तीसगढ़ के हसदेव इलाके में जो राजस्थान को कोयला आवंटित किया गया है उसे रद्द कर दिया जाए। अब कोयला मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार उन खदान को रद्द नहीं करेगी, उसने छत्तीसगढ़ सरकार को बता दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता बताएं कि उनका क्या स्टैंड है। तो कोयले पर सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है। हसदेव अरण्य में कोयला खदान पर सियासी बवाल मच गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में करीब 2.5 महीने पहले एक प्रस्ताव पारित हुआ था। कोयला खदान निरस्त करने का यह प्रस्ताव पारित हुआ था। भूपेश सरकार ने केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा था। हसदेव अरण्य में राजस्थान को भी कोल ब्लॉक आवंटित है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ का कोयला आखिर कहां जा रहा है? छत्तीसगढ़ में कोयले की समस्या क्यों हो रही है? तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश के इस पत्र पर अब बीजेपी चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने इसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अंदरूनी राजनीति बताया है। तो छत्तीसगढ़ की हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोयले के खदान की अनुमति को निरस्त करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को, जिसमें राजस्थान को भी कोल ब्लॉक आवंटित है, अब इस मसले पर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में कोयले की परेशानी को लेकर के मुख्यमंत्री केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के द्वारा केंद्र को भेजे गए पत्र पर अब बीजेपी चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे के.एस. चौहान, जो कि बीजेपी नेता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे गंगेश द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा के.एस. चौहान साहब से। चौहान साहब, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का कोयला आखिर कहां जा रहा है, और जो छत्तीसगढ़ में कोयले की समस्या हो रही है उसके लिए केंद्र सरकार को साफ तौर पर, सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो जाती है दिव्यांशु जी। जी। और मैं मानता हूं कि कोयले का संकट न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, बाकी दूसरी जगह में भी है, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है राज्य सरकार का, वो मैनेजमेंट राज्य सरकार खुद नहीं कर पा रही है और दोष आरोपण कर रही है केंद्र सरकार के ऊपर। आप खुद इतना मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं कि हमारे को खनन करना चाहिए, और संसाधन का सदुपयोग नहीं होगा तो कैसे चलेगा? संसाधनों का सदुपयोग होना चाहिए
और ये सभी चीजें आप छत्तीसगढ़ की जो भलाई के लिए कोयले का लिए ये सभी चीजें वो साइड में रखिए। सबसे मेन है राजनीति। जो राजनीति दिल्ली से चालू होती है और जो दिया गया था भूपेश बघेल जी के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो आवंटित जो राजस्थान को कोयला दिया गया था, उसका रात को ऑफिशियल टाइम में नहीं, रात को कहां बैठ के वो एनओसी में साइन करते हैं और करते हैं पेपर्स में, वो राजस्थान के एक रेस्ट हाउस में। ये सबको सर्वोपरि देता है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ये सब चीजें क्यों रिझाने के लिए कि हमारे आका जो है वो ठीक ठाक रहे और हमारी कुर्सी बची रहे, इनको कोई मतलब नहीं है। और इनका ध्यान भी नहीं है कि हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं अपने संसाधनों का, कैसे हम अपने लोगों को मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे हम इस विकट परिस्थिति में अपना काम चला सकते हैं। कुछ नहीं, बस जो भी परेशानी आई उल्टा केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण कर दो, अपने हाथ साफ है। लेकिन सभी लोग सब चीजें समझते हैं। और ये जो चीज है, आप इसमें ये बता दीजिए कि एनओसी जब देता है, ये राज्य सरकार देती है, तो उसमें कड़िका होती है कि आप अगर उपयुक्त समझे, अगर आपके राज्य के लिए ये उचित है, तो आप एनओसी दे। आप ये तो प्रस्ताव दिया है केंद्र सरकार ने कि भैया आवंटन के लिए प्रस्ताव दिया है, लेकिन एनओसी देने का किसको हक है? वो है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार देती है। एक बार देते हो, उसके बाद फिर ऐसा करते हो। और ये सबसे मेन ये है कि जो आप अंदरूनी जो राजनीति खेल रहे हैं ना, उसके कारण सफर हो रहा है हमारा छत्तीसगढ़ भी, उसके संसाधन भी सफर हो रहे हैं और उसका दोषारोपण केंद्र सरकार के ऊपर कर दिया। ठीक है के.एस. चौहान साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि अंदरूनी राजनीति की वजह से सफर कर रही है। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, मैं 5 प्रमाण देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मानसिक संक्रमण का, आप ही तय कर लीजिएगा जी। जो कोल बेयरिंग एक्ट है वो विशुद्ध रूप से केंद्र सूची का विषय है। कोल आवंटन की प्रक्रिया से लेके अंतिम आदेश जो है केंद्र सरकार तय करती है। जिस एनओसी की ये बात कर रहे हैं, राज्य सरकार की आपत्ति सहित 470 ग्राम पंचायतों की आपत्ति को दरकिनार करके मोदी सरकार, और केवल ये इकलौता पाप नहीं है, इनके कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में आके रायपुर में पत्रकार वार्ता में यह बात कही कि जहां कोल बेयरिंग एक्ट लागू होता है वहां संविधान की 5वीं अनुसूची के अधिकार लागू नहीं होते। हमने तो पेशा कानून लागू किया जिसमें विशेष ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त अधिकार है। जो मूल बात है दिव्यांश जी 26 जुलाई 2022 को विगत सत्र में विधानसभा में बकायदा अशासकीय संकल्प पारित करके केंद्र को भेजा गया था, जो सर्वसम्मति से, उसमें भाजपा के विधायक भी सहमति जताए, और उसके बावजूद इनके केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये तो आपत्ति की बात करते हैं। हमने तो भूपेश बघेल सरकार की नीयत इससे स्पष्ट हो जाती है कि ग्रामीणों की जब आपत्ति आई तो हमने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके 26 जुलाई को केंद्र को भेजा कि वो कोल आवंटन तत्काल निरस्त किया जाए। लेकिन मोदी सरकार केवल और केवल चंद पूंजीपतियों के मुनाफे पर काम कर रही है। आपको याद होगा 2006 का जो वन अधिकार अधिनियम है उसमें भी संशोधन करके अधिकार को बाधित किया गया। आदिवासियों के जो नो गो एरिया तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने 10/11 में तय किया था, जिसमें तमोर पिंगला, हसदेव अरण्य और बादलखोल का एरिया आता है जो अंबिकापुर संबंध जिले के हैं, उसको भी मोदी सरकार मुनाफा पहुंचाने के लिए ये कमर्शियल माइनिंग पहली बार शुरू करने वाले ये मोदी सरकार है। तो इनकी नीयत और नीति को ये स्पष्ट करे, ये तय करे कि ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के वक्तव्य का समर्थन करते हैं या छत्तीसगढ़ ने जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है कि तत्काल ये कोल ब्लॉक जो है उसको निरस्त किया जाए, उसका समर्थन करते हैं। ये अपनी स्थिति स्पष्ट करें। ये इनके दोगला चरित्र को, इनका आदिवासी विरोधी चरित्र और छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र से छत्तीसगढ़ की जनता परिचित है। दिव्यांश जी, ये किस प्रकार से झूठ बोलते हैं कि राज्य सरकार ने आवंटित किया है।
चौहान जी आप बताइए मुझे, जो केंद्र सूची का विषय है उसको राज्य सरकार कैसे आवंटित कर सकती है? ठीक है, और हमने तो विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके भेजा सर्वसम्मति से, उस पर क्यों निर्णय? ठीक है, मैं प्रतिक्रिया लूंगा चौहान साहब मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं चौहान साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ चर्चा में गंगेश जी भी जुड़े हुए, मैं एक सवाल उनसे भी करना चाहूंगा। गंगेश जी, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि कोयले को लेकर के जो सियासत देखने को मिल रही है, एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि अंदरूनी राजनीति की बात कर रही है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच में, तो वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये कहना कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। आप इसे कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर, गंगेश जी? देखिए, कोल आवंटन का मामला तो नो डाउट केंद्र का ही मामला है। केंद्र सरकार इसमें ऑक्शन करती है और केंद्र ही इसमें सारी प्रक्रिया पूरी करा के। दूसरी बात ये केंद्र में इससे रखा गया है कि संसाधन पूरे देश में सीमित जगहों पर ही कोयले खदान है। अगर ये नियम नहीं बनते जिस समय इनको केंद्रीय सूची में डाला गया था, तो बाकी राज्यों को जो संसाधन यहाँ है उसका लाभ दूसरे राज्यों को नहीं हो पाता। तो यही वजह है कि जब कोल आवंटन हुआ तो राजस्थान की बिजली का जो है, मतलब राजस्थान का जो बिजली विभाग का जो कोल आवंटन यहाँ के लिए हुआ और यहाँ से उनको देने की जिम्मेदारी बनती है। तो इसमें, लेकिन इसमें खास तौर पे ऐसे एरिया जो घने जंगल वाले हैं जिसको प्रतिबंधित किया गया था, उन क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे अन्य क्षेत्रों में आवंटन किया जा सकता था। ये कहीं ना कहीं इस पे पॉलिटिक्स तो हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि इसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है कि कोयला भी जरूरी है, क्योंकि ईंधन जरूरी है, बिजली चाहिए तो कोयला जरूरी है। कोयला से अभी तक की जो स्थिति है, सही मायने में कोयला के जरिए ही, ताप विद्युत के जरिए ही बिजली पैदा हो रही है। तो कोयला देना भी जरूरी है उनको, क्योंकि वो भी अपने देश का हिस्सा है, भले दूसरे राज्य में है जी। तो इस प्रक्रिया में लेकिन ऐसा क्षेत्र चुना जाए कि जहां से नुकसान कम हो जी। जैसे खाली इसकी बात नहीं, जैसे पारसा कोल ब्लॉक का भी इसमें लगातार विवाद चला जा रहा है, क्योंकि पहला से मतलब जो फर्स्ट फेज था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सेकेंड फेज का विवाद शुरू हो गया है। तो इसमें दोनों सरकारों को बैठ के तय करना चाहिए कि कौन सा नो गो एरिया है, उस एरिया में न जाएं, क्योंकि वहां पर स्थायी रूप से वहां का फ्लोरा और फौना, मतलब वहां की जो वनस्पतियां हैं, वनस्पति की जो दुर्लभ प्रजातियां, वो नष्ट होने का खतरा है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं वो जो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनको भी, उनके लिए भी खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए नो गो एरिया तैयार किए गए। तो इसको तो दोनों राज्यों को या दोनों सरकारों को बैठ के तय करना पड़ेगा कि कौन सा क्षेत्र चुने और कौन सा क्षेत्र न चुने, और उसके आधार पर फिर आवंटित करें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यानी कि प्रकृति से बिना छेड़खानी किए और दोनों ही सरकारों को साथ में बैठना चाहिए और इस पर विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं के.एस. चौहान साहब से। चौहान साहब, आपने गंगेश जी की भी बात सुनी, आपने सुरेंद्र जी की भी बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी की बात से मैं सहमत हूं कि ऐसी जगहों से कोयला निकालना चाहिए, क्योंकि कोयला भी जरूरी है और लोगों को, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनको सेटिस्फाइड करना भी जरूरी है, उनकी रक्षा और उनकी संस्कृति को बचाए रखना भी जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जो खनन पहले से हो रहा था, वो राजस्थान के जो कंपनी थी उसमें जो शेयर है 56% किसका है वो देखने की बात है, और 56% शेयर के बाद जो खनन हो रहा था वो वहीं पर दूसरी जो अरण्य जो हमारे जो क्षेत्र है वहीं पर उन लोग उसके बाजू में ही खनन कर रहे थे। वो खनन कंटिन्यू रहे और वो खनन राजस्थान में जाए वो कोयला, इसका 60 गांठ वो हुई सोनिया गांधी जी के मध्यस्थता में। दूसरी बात, पेशा कानून की बात बोल रहे थे हमारे प्रवक्ता, तो मैं बता दूं कि पेशा कानून अगर दे दिया जाता, अगर पास कर दिया जाता, ये आवंटन करने के पहले, ये एनओसी देने के पहले अगर दे दिया जाता तो वहां पर रोक लग जाती। इस वजह से पेशा कानून उसके बाद दिया गया। ये छत्तीसगढ़ की जनता, आदिवासी जनता के साथ ये छलावा। चौहान साहब, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक मिनट, मैं आपको क्षमा चाहूंगा इंटरप्शन करने के लिए, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है भैया, आपने ये कहा कि 60 गांठ हुई है वो भी सोनिया गांधी की मध्यस्थता में। तो ये इतना बड़ा आरोप आप किस आधार पर लगा रहे हैं? किस आधार पर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? ये अगर सोनिया गांधी जी बीच में नहीं आती तो इनका पैचअप भी नहीं होता। ये तो बताया गया, पहले इन्होंने मना किया था, उसके बाद क्यों हाँ की? क्योंकि अगर मान लीजिए राजस्थान में किसी और पार्टी की सरकार होती और गहलोत जी नहीं होते तो क्या ये पैचअप होता? नहीं होता।
पैचअप क्यों किया गया? वहां पर बैठ के राजस्थान के एक रेस्ट हाउस में रात को बैठ के ऐसी क्या भी वो आ गई थी आपको कि आपको करना पड़ा? जो मतलब जो रूल्स और रेगुलेशन थे यहां पर, जो बैठकें लेनी थी, जो ग्रामीणों की आपको सहमति लेनी थी, उसको ताक में रखते हुए आपने ऐसा किया। ऐसा क्यों किया आपने? ये बस राजनीति थी और राजनीति के अलावा और कुछ नहीं था। दूसरी बात यह है कि दूसरी जगह से बिल्कुल लिया जा सकता था, जो कि उन्होंने नहीं लिया। ये बहुत बड़ी गलती है राज्य सरकार की। सबसे मेन पॉइंट है दिव्यांशु जी इसमें, सबसे मेन जो आप केंद्र सरकार के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, उसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप अगर किसी चीज का प्रस्ताव देते हैं, किसी बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव देते हैं इंजीनियर को या उस डिपार्टमेंट को, अगर वो एनओसी नहीं देता है तो क्या आप बिल्डिंग बना पाएंगे? बिल्डिंग बना पाएंगे? आपको मैं आपसे पूछता हूं, नहीं बना पाएंगे ना? जी बिल्कुल। अगर एनओसी नहीं देती राज्य सरकार तो ये आवंटन, ये खनन नहीं हो पाता। खनन के लिए सभी जगह केंद्र सरकार बोलती है, क्योंकि कोई खनिज कहीं मिलता है, कोई खनिज कहीं मिलता है। जैसे आज झारखंड में यहां से ज्यादा कोयला निकलता है, वो पूरे देश में जाता है, हमारे पूरे देश में जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि झारखंड तो दूसरी जगह, झारखंड से भी तो दूसरी जो चीजें होती है वो वहां पर। चलिए ठीक है पॉइंट है। ठीक है चौहान साहब, मैं समझ गया। ठीक है, आप जवाबदार हैं, आपने गलत और ये राजनीतिक वश ये सब चीजें की हैं। ठीक है, आपने तो आरोपों की बौछार कर दी। हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे चौहान साहब की बात पर? दिव्यांशु जी, ये झूठ और बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और जो तुलना कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाने की अनुमति स्थानीय निकाय देती है, नगर निगम और जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से मिलता है, और कोल खनन विशुद्ध रूप से केंद्र सूची का विषय है। इन सांप्रदायिक स्लीपर सेल जो मानसिक संक्रमण का शिकार हैं, इनको यह भी नहीं पता कि माननीय सोनिया गांधी जी देश की प्रधानमंत्री नहीं है जो केंद्र सूची के विषय पर आदेश जारी करे। और हमारी सरकार ने दिव्यांशु जी 26 जुलाई को विगत सत्र में विधानसभा में पारित करके ये भेजा कि जो कोल ब्लॉक राजस्थान सरकार को आवंटित हुए हैं उनको निरस्त किया जाए। यहां से तो बाकायदा विधानसभा का प्रस्ताव गया है, उस पर इनके मंत्री उसको नकार देते हैं। और ये केवल और केवल जनता के बीच में वाहवाही लूटने के लिए गलत बयानी करते हैं, भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। इनकी असलियत यही है दिव्यांशु जी कि जो नो गो एरिया था उसको संकुचित किसने किया? मोदी सरकार ने। नो गो एरिया में जो पर्यावरण महत्व के विशेष स्थल है उस पर कोल माइनिंग की अनुमति किसने दिया? मोदी सरकार ने दिया। कमर्शियल माइनिंग पहली बार किसके सरकार में शुरू हुई? मोदी सरकार में शुरू हुई। और जिस प्रकार से 470 ग्राम सभा की आपत्ति और राज्य सरकार की आपत्ति को दूसरी तरफ हमारी जो कोयले की आवश्यकता है, बीएसपी दिव्यांशु जी आज तक निर्माण के स्थापना के बाद से आज तक कभी बंद नहीं हुआ। गंगेश जी इस बात के गवाह हैं, पिछले हफ्ते कोयले की कमी के कारण बीएसपी में प्रोडक्शन रोकना पड़ा। हमारी आवश्यकता 4 रैक की है, 1 रैक भी नहीं दिया जाता। और पिछले 7 महीने से 6800 से ज्यादा ट्रेन के फेरे निरस्त किए गए। और इनके जो पूंजीपति मित्र है उनके द्वारा आयातित कोयले को 10% बाध्यता की गई है। जो सरकारी और निजी पावर प्लांट है उसमें 8 गुना रेट में लेने के लिए, जबकि कोल इंडिया लिमिटेड जो सबसे बड़ी कंपनी है, सरकारी उपक्रम है, उसका स्पष्ट कहना है कि कोयले की कोई कमी नहीं है। तो कृत्रिम संकट केवल और केवल पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए, अपने मित्र जो आयात करता है कोल के, उनको लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और इनके फोकस में कभी भी आदिवासी हित नहीं रहा। और लगातार अभी जो खनादों में उत्खनन चल रहा है दिव्यांश जी, वो रमन सरकार के दौरान दिए गए थे। हमारी सरकार ने तो स्पष्ट रूप से विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके भेजा। और ये झूठ बोलते हैं कि केंद्र सूची के विषय में सोनिया जी से पूछ के फैसला लिया जाता है। ये स्पष्ट करें, क्या मोदी सरकार इतनी निकम्मी है कि फैसला लेने से पहले भी हमारे नेताओं से पूछा जाता है? ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मैं चौहान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। गंगेश जी से मैं एक सवाल कर लेता हूं, क्योंकि अभी बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, कृत्रिम संकट पैदा किया जा रहा है पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए। गंगेश जी क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडार है जी। यहाँ पर इतनी प्रचुर मात्रा में कोयले के वो है खदानें हैं कि जहां से निकलने वाला कोयला पूरे देश में जा रहा है। उसके बावजूद अभी वाकई में संकट था और सेल में काम रोकना पड़ गया था। तो कहीं ना कहीं ये बात आ रही, ये संकट आखिर है कि जब छत्तीसगढ़ कोयले का भंडार है
तो यहाँ पर भी अगर संकट आ रही है, यही ऐसी इकाई है पब्लिक लिमिटेड की आज की सबसे, जिसने पूरे देश में रेल की पटरियों को सप्लाई करने का काम किया है, और वो लगातार एकमात्र ऐसा संस्थान है जो यहाँ से रेल की पटरी की बनाई कर देता है। मतलब उससे न केवल राज्य में नुकसान हो रहा है बल्कि केंद्र का भी तो उसमें नुकसान हो रहा है, रेल मंत्रालय का नुकसान हो रहा है। तो ये बात तो है कि कहीं ना कहीं कृत्रिम संकट पैदा हो रहा है प्रदेश में कोयले को लेकर। तो इसको लेकर केंद्र को विचार करना चाहिए कि ऐसे संकट करने से किसी का फायदा होने वाला नहीं है, इसमें केवल सिर्फ राजनीति हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, इस पर सिर्फ राजनीति हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता है। चौहान साहब क्या कहेंगे इस पर? इसके 3 कारण हैं जी, जो आप बोल रहे हैं कि कृत्रिम जो संकट पैदा किया जा रहा है, जो अभी संकट है कोयले का, इसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो जो बाहर से कोयला आता था, जो स्पॉन्ज आयरन में और दूसरे कोल कंपनियों में आता था प्राइवेट में, उनको आज की डेट में इतना महंगा मिल रहा है कि उनको एनर्जी जो मतलब क्रिएट करना है वो बहुत महंगा पड़ रहा है, इसलिए बहुत सारे उद्योग बंद हो गए। दूसरा, बारिश की वजह से यातायात जो ढुलाई है और जो ये है बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। इस बात से आपके सभी व्यूअर्स, मेरे दोनों प्रवक्ता भी सहमत होंगे ये दोनों बात से। तीसरी बात, आज जबकि ये जो त्योहारों का सीजन चल रहा है जी, और हम जानते हैं कि कंज्यूम कितना ज्यादा बढ़ जाता है और इसको लगातार इसमें देना पड़ता है, इसमें कंज्यूम करवाना पड़ता है। इस वजह से ये 3 मेन कारण है जिसको ये बोल रहे हैं कि कृत्रिम, ये कहां से, ये मेरे को ये बता दीजिए कि कृत्रिम ये जो संकट है वो कहां से उत्पन्न हो रहा है। प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो बंद पड़ी हुई हैं और आप कैसे बोल सकते हैं कि कृत्रिम संकट ये करा हुआ है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम समझ लेते हैं, सुरेंद्र जी से समझ लेते हैं। जवाब लीजिए। ठीक है, बिल्कुल जवाब मैं लेता हूं। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? उन्होंने 3 कारण गिना दिए, क्या कहेंगे इस पर? सुरेंद्र जी। दिव्यांश जी अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए यह बारिश का बहाना बना रहे हैं। पहली बार बारिश हुई क्या? या पावर प्लांट पहली बार संचालित किया जा रहे हैं? बफर स्टॉक होता था 1.5 से 2 महीने का। जिनके निकम्मेपन और अपने पूंजीपति मित्रों को गलत तरीके से मुनाफा पहुंचाने की नीयत है इनकी। 10 से 15%, 6 से 8 गुना अधिक दर पर खरीदने की बाध्यता इनके द्वारा लदी गई है। ये बारिश का बहाना देते हैं, ये 70 साल में कभी हुआ हो तो दिव्यांशु जी अपने निकम्मेपन को ढाकने के लिए 9 सांसद हैं लोकसभा में। चलिए ठीक है, ये सुनना, यही इनकी। सुरेंद्र जी, दिव्यांशु जी ऐसी बात नहीं होगी। अपनी बात आराम से पूरी कीजिए, आपको पूरा समय मिलेगा जी। अपनी बात पूरी आराम से कीजिए जी। सुरेंद्र जी बोलिए। दिव्यांशु जी, प्रत्येक जो सरकारी उपक्रम और निजी पावर प्लांट में केंद्र सरकार के द्वारा यह बाध्यता तय की गई है कि 10 से 15% आपको आयातित कोयला खपाना पड़ेगा, जिसकी कीमत 6 से 8 गुना ज्यादा है मार्केट रेट से। तो ये इनके कुछ मित्र हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया में खदान दिलाया गया है, वहां पर बिक नहीं रहा है तो उस माल को यहां खपाना है। कोल इंडिया लिमिटेड जो सबसे बड़ी कंपनी है, 90% कोल उत्पादक वही है जो सरकार की उपक्रम है, केंद्र सरकार की। उसने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में भी अतिरिक्त खदानों की आवश्यकता नहीं है। जहां से कोल निकाला जा रहा है वही पर्याप्त भंडार है, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये चंद पूंजीपतियों के मुनाफे पर केंद्रित योजना बनाने वाली सरकार है और इसलिए केवल इसलिए ये कृत्रिम संकट पैदा कर रही है। ठीक है, कांग्रेस वो भी खत्म कर दिया गया। सुरेंद्र जी प्राइवेट उद्योग चल रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, चौहान जी मैं समझ गया कि ये सुनेंगे नहीं गंदगी फैलाना, इसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करना इनका चरित्र है। चौहान साहब शांत हो जाइए। सुरेंद्र जी शांत हो जाइए। यही चरित्र है। ठीक है। मैं एक सवाल का अंतिम प्रश्न करना चाहूंगा गंगेश जी से। गंगेश जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि ये जो छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है निरस्तीकरण को लेकर के, क्या उस पर सहमति बन पाएगी? आपको लगता है कि उस पर सहमति बन पाएगी गंगेश जी? हाँ देखिए, यहाँ पर तो विधानसभा में सहमति बन के जा चुका है प्रस्ताव और केंद्र के ऊपर है, निर्भर है कि वो मना कर दिया। प्रहलाद जोशी जी का बयान आ गया है, ठीक है, आ चुका है। मना नहीं किया उन्होंने, बोला तो मुझे लगता है इसमें अभी मना नहीं किया है। सरकार को कोयला के अलावा जी
जी अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरा मेरा कहना ये सर कि कोयले का भंडार स्थायी नहीं है। एक समय के बाद कोयला का भंडार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके पहले सरकार को वैकल्पिक स्रोतों पे जाना चाहिए। खासतौर पे एटॉमिक एनर्जी जो है वो बड़ा मतलब स्रोत हो सकती है, जिसको डेवलप करके इसका विकल्प बनाया जा सकता है। और उसके अलावा विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी, इस पे भी लगातार काम हो रहा है और उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, बेहतर तरीके से काम हुआ जा सकता है, काम किया जा सकता है। गंगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है, छत्तीसगढ़ में कोयले ने सियासी रंग ले लिया है। कोयले को लेकर के लगातार सियासत देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो सियासत है ये कब तक चलती है और इसका एक सही सोल्यूशन कब तक निकल पाता है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार।